आवाज भी नहीं आ रहा है।
हेलो, क्या अब आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ और जब विजिबल हो तो एक बार मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। पीपीटी दिख रही सभी को? हेलो। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो आई थिंक आपने लास्ट के क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो आज से मैं 12th से डिस्कशन करना था। अभी ये 12 नंबर क्वेश्चन एक बार आप रीड आउट करिए और बताइए मुझे कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ओके, जस्ट कृष्णा गुप्ता, please read the question and tell me the answer. What is expected the answer here? H2O are all greater than 90 degrees. To which of the following species could the Vesper model not be applied? ठीक है, तो what are the expected answer? ठीक है, आप कैजुअली बताइए कि इसमें से कौन सा वेस्पर मॉडल पे अप्लाई नहीं हो रहा है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक प्लेटिनम का क्लोराइड है, सेलियम का क्लोराइड है, जिनॉन का है और आयोडीन का क्लोराइड है। Iodine. सो आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा मॉडल है जिसमें वेस्पर अप्लाई नहीं हो रहा है? D. कृष्णा, तुमने वेस्पर थ्योरी पढ़ रखी है? सर, दो क्लास की नहीं पिछली वाली। ओके, तो आई जस्ट टेलिंग यू कि वेस्पर थ्योरी में एक्चुअली में उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। सो आप सबसे पहले ये देखिए कि वेस्पर थ्योरी हमारे किसी भी ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं करती है। तो अब बस आपको इसमें ये देख लेना है कि इसमें किसके पास में ट्रांजिशन मेटल एटम है। तो पहले ही A. ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा ए, पैलेडियम का क्लोराइड। बाकी ये आपका सेलेनियम है, नॉन मेटल है, जिनॉन नोबेल है और ये आपका हेलोजन है। तो ये सारे जो आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे वेस्पर के थ्रू या फिर VSEPR के थ्रू एक्सप्लेन हो सकते हैं। बट पैलेडियम का क्लोराइड जो है वो VSEPR के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। बस सिंपल सा Okay. इसमें यही था इतना। अब अगर आप इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक बार आप इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आप वो पढ़ लीजिए, इसका लिमिटेशन क्या क्या है वेस्पर का। तो वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखी है, एक बार आप उनको जस्ट देख लीजिए कि अगर कोई भी ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स है तो हम उसको VSEPR के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उस पर भी VSEPR फेल होता है, ठीक है, या फिर कोई मल्टीपल बॉन्ड का सिस्टम है उस पर भी हमारा VSEPR नहीं अप्लाई होता है। तो ये हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका 14 नंबर है, 14 या 13 जो भी है, नंबर नहीं पड़ा हुआ इस पे। आपके पास सीट होगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, स्वास्तिक मिश्रा, प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर। For which molecule below is the molecular shape different from the arrangement of the electron pairs domains? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया स्वास्तिक? सर, ये लास्ट वाला लाइन क्या बोल रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली में इसका सीधा सा ये मतलब है कि आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। ये अभी आपको ये बताना है कि इसमें से किसका जो मॉलिक्यूलर शेप है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स के रिगार्डिंग सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स का मतलब ये है कि जैसे आपने 11th में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, जैसे कि आप पढ़ते हो SP, तो SP के हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनती है वो लीनियर बन गई। आपने SP2 पढ़ रखा होगा तो ये स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होती है। SP3 आपने पढ़ रखा है तो ये टेट्राहाइड्रल होती है, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन तो कुछ और आता है मगर उनकी स्ट्रक्चर कुछ और बनती है। तो बस इसमें हमें यही बताना है कि कौन सा अपने हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग सही है। जैसे अगर हम फर्स्ट को डिस्कस करें
CF4। तो आप इसको क्या करोगे, ये इस तरह से आपने इसको फ्लोरीन अरेंज कर दिया टेट्राहेड्रल बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा। और इसके पास में 4 सिग्मा बॉन्ड है और इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो क्या होगा, sp3 होगा। और sp3 होगा तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। सीधी सी बात है। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें NH3 को, अब देखो NH3 को एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ पे इसके पास में एक लोन पेयर होगा और ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ में बाइंड करेंगे। अब लेकिन अगर इसका आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो उस हिसाब से 3 और प्लस 4 इसका नंबर आएगा। हाइब्रिडेशन इसका क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, लेकिन sp3 के रिगार्डिंग क्या इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इसके पास में क्या है, एक बॉन्ड कम है। अब यहाँ पे NH आ जाएगा, ये H है और एक H यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बन जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक लोन पेयर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो ज्योमेट्री है वो इस तरीके से ना बन करके ये कुछ ऐसी बन जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करने का ट्राई कर रहा हूँ। इसका रबड़ नहीं चलता क्या सर? ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। अभी बाकी का आप देख लो, जैसे तो ये तो है तो इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका SO3 है, PCl5 है, तो आप इनका जो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे उस हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग इनकी ज्योमेट्री बनेगी। लेकिन अमोनिया जो स्ट्रक्चर है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 होगा और उस हिसाब से स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, टेट्राहाइड्रल होनी चाहिए, बट इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल नहीं होती है, सीधा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे वही उसके बारे में बताया गया है, आप चाहो तो एक बार रीड आउट कर लो, वैसे एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलोक प्लीज। Which hybridization scheme is most appropriate for the central atom in SO3? ठीक है, तो एक मिनट आप इसमें देख लीजिए। हाँ, आप ऐसे ही बता दो, आपके पास वर्कशीट होगी, क्या एक्सपेक्टेड आंसर है। जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए थे वो शायद इसमें मेंशन नहीं, मैं लिख देता हूँ। देयर इज sp2 and sp3, sp3d and spd। सो सिंपल सा आपको ये बताना है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है SO3, इसका जो सेंटर एटम है वो है सल्फर। अब आपको बस इसका ये बताना है कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या है। sp2 प्लीज ट्राई सर, sp2। ठीक है, तो बाकी लोगों को क्लियर है sp2 अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले प्रेडिक्ट कर लीजिए। और सल्फर के पास में यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 कंबाइन हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब यहाँ पे लोन पेयर तो कोई है नहीं, जहाँ भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है प्लस एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और तीसरा सिग्मा, तो यहाँ पे टोटल 3 सिग्मा है। अगर काउंटिंग 3 आती है तो हाइब्रिडेशन क्या बनता है, sp2 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है SO3। अच्छा, SO3 को और क्या कहते हैं, ये तो सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ठीक है, इसके दूसरे भी नाम है, इसको सल्फ्यूरिक ऑक्साइड भी कहते हैं और आई थिंक सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड भी इसी को बोलते हैं। तो ये एडिशनल पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हिमांशु प्लीज। Apply the VSP to predict the structure for F2 and then suggest a suitable hybridization scheme for the atom which pair row is the correct combination. ठीक है, तो इसके भी ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैं नॉन लीनियर sp2, दूसरा है आपका लीनियर sp2
देन है नॉन लीनियर sp3 आएगा, ऑप्शंस मैंने ट्यूटोरियल में देखे। sp3 और फिर लीनियर sp है, तो उसमें कौन लीनियर sp3 sp3? यस सर। ठीक है, ओके। साइड में नहीं होता क्या सर? इसको थोड़ा साइड में अगर करना है तो किधर से कर सकते हैं? मिनिमाइज हो गया। हाँ, अब ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को। तो ये होगा आपका नॉन लीनियर sp3। ठीक है, यस सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ऑर्बिटल एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्बिट? अभी इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, कौन कौन है यहाँ पे? कृष्णा? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे पढ़ाओ ना, यहाँ से तो सब मिल गया। अरे उसका दिक्कत नहीं है, मीटिंग नहीं सर, चल रहा है। यहाँ पे तन्मय, तन्मय प्लीज ट्राई टू दिस क्वेश्चन। आपको विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है तन्मय? Anyone can explain what are orbital and what are orbit? Sir, can I? हाँ बिल्कुल। सर, जो ऑर्बिट होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के सिंपल प्लेनर रिप्रेजेंट करता है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट कह सकते हैं वो एक सिंपल प्लेन में रिप्रेजेंट करता है। और जो ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रॉन के क्या कहते हैं, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सर और यही एक पता है। इसके बारे में देखिए, तो ऑर्बिट बेसिकली क्या है, एक्चुअली में एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के अराउंड, और जनरली इसका यूज बोर मॉडल में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऑर्बिटल क्या करता है, वो एक प्रोबेबिलिस्टिक रीजन देता है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे पाए जाने की है। यू कैन जस्ट सपोज वी हैव एन एटम, सॉरी just a minute, I take pen. Okay, so suppose we have an atom known as orbits, and these are used in a Bohr's model. But when we read quantum mechanical models, so when a term use orbitals, जब आप ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं, जैसे एस बनाते हैं, पी बनाते हैं, डी बनाते हैं, तो वहां पे आप इस तरीके से ब्लॉक को जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन इनमें फिल करते हैं। तो एक्चुअली में ये वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां पे सब है, उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। और ऑर्बिट ये सर्कुलर पाथ होता है जो न्यूक्लियस के अराउंड में है, और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। किसी भी ऑर्बिट में अगर आपको पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जनरली हम वहां पे 2n² करके पता कर सकते हैं। लेकिन ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में हमेशा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
is the major difference between orbit and orbiter. क्या ये क्लियर है सबको? सो यहाँ पे मैंने 2 की पॉइंट लिख रखे हैं। एक्चुअली में एक सर्किट है, जनरली बोर मॉडल में आपको जो होता है वो एक रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये है वायु निवास। आपको सुनाई पड़ रहा है? वायवी निवास। This is the question. Write down a set of quantum numbers that describe an electron in 6p atomic orbit. And next इसमें और भी है. How does it set number quantum numbers differ? एक second. Describing the second electron of the same orbital. तो जनरली आपको बताना है कि आपके पास में यहाँ पे एक 6p सिस्टम दिया गया है और इसके आपको डिफरेंट क्वांटम नंबर से बताने हैं। आई थिंक आपने क्लास 11th में बहुत ढंग से पढ़ा हुआ है क्वांटम नंबर्स निकालना। प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, कोई भी करिए। सर सेट में हम लोग 6p के बाद और एस के सारे डिफरेंट पैटर्न्स पॉसिबल आउटकम डाल देंगे। ठीक है कृष्णा, एक्चुअली मुझे क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं ये बताइए जरा। सर 4। हाँ ठीक है, कौन सा होता है? क्वांटम नंबर और अजीमुथल, मैग्नेटिक, हाँ, चौथा स्पिन। इंटरनेट चेक कर लेंगे वॉइस आ रहा है नहीं आ रहा है किसी का पता नहीं। क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है, हाँ ओके, आपकी वॉइस आ गई है। अच्छा ये म्यूट हो रहा है, स्टूडेंट खुद को कर लेते हैं म्यूट। ओके ठीक है कृष्ण, नेक्स्ट थर्ड क्वांटम नंबर इज व्हिच? सर मैग्नेटिक एंड चौथा स्पिन। मैग्नेटिक एंड लास्ट इज स्पिन। यस सर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को जनरली हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एजीमुथल को एल से और मैग्नेटिक को एम से और स्पिन को एस से। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये नंबर 6, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यानी कि n की वैल्यू 6 हो जाएगी। दूसरा नंबर है हमारे पास ये p, तो p एजीमुथल क्वांटम नंबर है और p कब आएगा? जब l की वैल्यू कितनी होती है? ऐसे होता नहीं है, ये l है, l की वैल्यू अगर 0 है तो s है, 1 है तो p है, 2 है तो आपका ये d होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालनी है, तो m की वैल्यू कैसे? सर वो माइनस में l से -101। ओके, यानी कि इसका जो भी नंबर होता है प्लस l से लेकर के माइनस l तक, ऐसा चलता है कुछ? यस। तो यहाँ पे हमारे पास l की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे +1 0 तो -1, ये 3 वैल्यू l की हो जाएंगी और l की वैल्यू तो फिक्स है, प्लस माइनस या तो वो माइनस का हाफ होगी। दैट्स थिंग सिंपल है। अब इसी में अगर हमें ये कह दिया है कि हाउ डज दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर डिफर इफ यू आर डिस्क्राइबिंग द सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल, तो हमारे पास में ये p ऑर्बिटल है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और हम इसके सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके क्या क्वांटम नंबर हैं, ये एक्सप्लेन है कि एक्चुअली में कौन टाइप का सिस्टम है।
लेट्स हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अब हम सेकंड के जाने हैं, तो देखो n की वैल्यू वही रहेगी, l का भी वैल्यू वही रहेगा। अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, आपका s की वैल्यू चेंज होगी। अब s अगर ये अपवर्ड है तो प्लस हाफ हो जाएगा, और दूसरी चीज जैसे यहाँ फिल कर रहे हो, ये +1 है, ये 0 है और ये -1 है, तो उस रिगार्डिंग यहाँ पे l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कोई भी सिस्टम में। जैसे अभी यहाँ पे सपोज P4 टाइप का दिया हो और मैं आपसे पूछ लूँ कि इसमें P4th इलेक्ट्रॉन के जितने भी क्वांटा नंबर हैं, इवन 4 क्वांटा नंबर, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें से हिमांशु प्लीज बताइए, मैं आपको P4 सिस्टम दे रहा हूँ और इसमें मैं चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर जानना चाह रहा हूँ। 6p ये सिस्टम है। हिमांशु, करने का कुछ है उसको बैक कर देना ठीक है, रहने दो, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हो गया, ये हो गया, ये उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, स्टेट द डिमेरिट्स ऑफ ऑक्टेट रूल। सो ऑक्टेट रूल्स के क्या क्या डिमेरिट्स हैं, बस कई सारे हैं। ये रूल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, इनिशियली ये ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग की समझ क्वांटम मैकेनिक्स में बढ़ती गई, इस रूल की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। इसके डिमेरिट्स क्या क्या हैं वो आप देख लीजिए। सो सबसे पहली बात तो ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दिस इज, इसका ये सब कैसे आ जाता है सर, यहाँ इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेट रूल सिर्फ ग्राउंड स्टेट एटम पे अप्लाई हो रहा है। दूसरा, डज नॉट अकाउंट फॉर इलेक्ट्रॉन नंबर्स, कांट प्रेडिक्ट मॉलिक्यूल शेप, कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट को BF3 है, NO है, NO2 है, तो इन सभी पे आपका ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता है। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू BeF2 एंड PF5 फॉलो ऑक्टेट रूल। तो अखिलेश साहू, कैन यू हेयर मी? अखिलेश, Sir, can you please go on the previous slide? ओके, जस्ट ओके, कैसे हो जा रहा है दिस वन? Yes, sir. ओके, माउस इसका कहाँ है? Yes, Akhilesh. So generally we are discussing here the limitation या ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। तो हमारे पास सबसे पहला तो यही प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट एटम पे ही अप्लाई होगा, और अगर कोई भी एटम अपने स्टार्टेड स्टेट पर है तो वहां पे हम ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा है, द ऑक्टेट रूल डज नॉट टेक इनटू एन अकाउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स। एंड थर्ड है, इट कैन नॉट प्रिडिक्ट द मॉलिक्यूल शेप, ज्योमेट्री भी इससे हम पता नहीं कर सकते हैं। दूसरा, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसकी ज्योमेट्री ऐसी है और दूसरा भी उसी के जैसे ज्योमेट्री, दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है,
उसको एक्सप्लेन भी हम ऑक्टेट रूल से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो इसमें कि अगर हमारे पास में कोई ऐसा मॉलिक्यूल बन रहा है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है या 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो उस मॉलिक्यूल को भी हमारा ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव BeH2, बेरिलियम है, इसके पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग के साथ बना रहा है, टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, ये स्टेबल ही नहीं होगा, ऐसा ऑक्टेट रूल कहता है। लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, BeH2 एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ये इसका लिमिटेशन इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। क्लियर? यस सर। ओके। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो आप देख, सपोज जैसे हमारे पास यहाँ पे ZF2 है, जीनॉन का फ्लोराइड है। अब इसके पास में क्या होंगे, या आप ऐसे ले लो, PCl5 ले लो। अब यहाँ पे फास्फोरस के पास में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 इसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के कर लिए, टोटल हो गए 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये हो गए 8 से ज़्यादा। अब ऑक्टेट रूल इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, वो कहेगा ऐसा मॉलिक्यूल स्टेबल ही नहीं है। वो बस ये कह रहा है कि वही मॉलिक्यूल स्टेबल है जिसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग वो इसीलिए कर रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके हो जाए। लेकिन ये सारे मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑक्टेट रूल के ये सारे लिमिटेशन है। दूसरी चीजें हैं, ये नोबल गैस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ओके, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट ये क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे थे, डू BeF2 ऑक्टेट रूल। तो अभी तो मैंने इसके बारे में बताया था, BeF2। यस सर। ठीक है, तो बेरिलियम है, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में? 4 हैं। 4 तो 6। अब एक फ्लोरीन है, ये इसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, एक ये बना लेगा। अगर आप इसका लुईस स्ट्रक्चर भी निकालोगे तो यहाँ पे आपका जो बेरिलियम है इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा हमारा क्या है? PF5 है, तो सिंपल सी है, यहाँ पे 5 फ्लोरीन इसके साथ में हम ऐसे जोड़ रहे हैं, 4 हो गए और ये 5। तो अब फास्फोरस के पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 5 फ्लोरीन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, 10। ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये भी सही नहीं है, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत रंजन, आप बताइए। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहो तो Yes, इसका sir. screenshot ले लो, या फिर नेक्स्ट पे आते हैं। It is true that any molecule with more than 4 covalent bond break the octet rule? ठीक है, प्रशांत बताइए जरा कि अगर किसी भी एटम के पास में 4 कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या वो ऑक्टेट रूल ब्रेक कर देगा? No, sir. एक्सप्लेन करिए कैसे। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है यही बता दो आप थोड़ा सा। सर कोवैलेंट बॉन्ड मतलब ये जो अपना जो कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो सारे कैसे अपने जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करके कोई बॉन्ड बना ले, जैसे CH4 है। आप बाद में बताइएगा, पहले मुझे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता दो थोड़ा सा, व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे CH4 होगा तो वो अपना जो बॉन्डिंग करता है शेयरिंग करके, तो वो उसको कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग कहते हैं। पूछना चाह रहा हूँ कि बस जैसे देखो, सपोज हमारे पास एक एटम ए है, ये हमारे पास दूसरा एटम बी है। अब अगर इन दोनों को बॉन्डिंग करनी है तो एक बॉन्ड बनाने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब बॉन्ड ये कैसे बनाएंगे? सपोज एक इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी शेयर कर दिया, तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यस। ठीक है, अगर यही काम जैसे सपोज ए है ये और ये बी है, बॉन्ड इनको बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन बी ने दे दिए, तो अब अगर इस तरीके का बॉन्ड बन गया तो इसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। कोऑर्डिनेट सर, ये तो कोऑर्डिनेट, ये सिंपल है। तो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी एटम के पास में 4 कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा हो गए तो क्या वो ऑक्टेट रूल ब्रेक करेगा या फॉलो करेगा? देखो सर ये ऑक्टेट रूल को कहाँ फॉलो करेगा सर, ये तो नहीं कर ब्रेक हो जाएगा। आप इनिशियली बता रहे थे ना करेगा, तो सीधी सी बात है, क्योंकि इसके पास में फिर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे। अभी अगर इसने इस ए एटम में 4 बॉन्ड बना लिए, 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो ही गए,
क्योंकि ये एक एक अपने शेयर करेगा, एक एक दूसरे से साझे शेयर करेगा। yes, ऐसे तो ठीक है। 8 हो जा रहा अब नॉर्मल। अगर इससे ज्यादा अगर हमने यहाँ पे 5 कर दिए तो फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो ज्यादा जाएंगे, हो जाएगा। 12 हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास किसी भी एटम के पास 4 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड हो जाते हैं तो फिर वो ऑक्टेट रूल नहीं करेगा। ब्रेक कर देता है। ठीक है। यस यस। ओके, आकाश राय, कैन यू एक्सप्लेन यूजिंग ऑक्टेट रूल द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2?